हेलो फ्रेंड्स, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरी माताओं और मेरे पिता जैसे लोग, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल आम आदमी की आवाज़ पे। पिछली बार जो हमें आप सबसे प्यार मिला, आपके कमेंट्स, आपने मुझे डीएम भी किया कि आपका नेक्स्ट टॉपिक किसके ऊपर आप सुनना चाहते हैं, और आज हम वही एक टॉपिक लेकर आए हैं जो हर एक कॉमन मैन, हर आम आदमी, चाहे बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, ना इससे अलग हो सकता है और ना ही इससे जुड़े कई सारी प्रॉब्लम्स को वो एड्रेस कर पा रहा है। तो इसीलिए फिर से हमने आज इनवाइट किया है हमारे सर, जो पिछले कई एपिसोड्स में हमें कई चीज़ों में हेल्प, सजेशन या अवेयर कर चुके हैं। तो सर, आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका फिर से एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। जितनी बार मैं आपका इंट्रोडक्शन देता हूं मुझे कम ही लगता है सर। 30 साल से ज़्यादा अनुभव, समाज से जुड़े सभी प्रॉब्लम्स के साथ काम करते हुए हमारे श्रीमान स्वदेश बंसल जी, जो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, उनको हो गया है। चाहे खुद की एनजीओ के साथ काम करना हो या दूसरे पिछड़े वर्गों को प्रेरित करना हो, महिलाओं को एम्पावर करना हो या बुजुर्गों को सहारा देना हो, इन सब के लिए सर आपने इतने टाइम से काम किया है, वो भी निस्वार्थ। आपका सर स्वागत है हमारे चैनल आम आदमी की आवाज़ पे। आप सबको मेरा नमस्कार। आज सर हम आपसे जो बात करना चाहेंगे वो हम बात करना चाहेंगे कि कितने सारे प्रॉब्लम्स हमारी मेडिकल इंडस्ट्री, हमारी कॉमन मैन फेस कर रहे हैं आपस में, और हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे अंत में कि कैसे हम इन सब प्रॉब्लम्स को सुलझा सकते हैं, हम इन सबको कैसे बेटर बना सकते हैं। और ऐसे और भी कई टॉपिक्स हैं जो मैं लेकर आया हूँ, जो कोई ध्यान नहीं दे रहा, और हम उस पर भी बात करेंगे आपसे। एक छोटा सा स्टैट्स मैं आपके सामने सर सबसे पहले रखता हूँ। अभी जो हमारी हेल्थ सर्वे करने वाली अथॉरिटीज़ हैं, जो नेशनल हेल्थ सर्वे हैं, उसमें एक स्टैट्स आज से 2 साल पहले ही आया था कि अभी करेंटली इंडिया में हर 1400 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर मौजूद है, जबकि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका रिकमेंडेशन है कि देयर शुड बी मिनिमम, कम से कम एक डॉक्टर ऑन एवरी 1000 पीपल होना चाहिए। डॉक्टरों का ये जो गैप है, ये बहुत बड़ा गैप है करेंटली इंडिया में। अगर आप टोटल नंबर्स के बारे में बात करेंगे तो करीब करीब 25 लाख डॉक्टरों की अभी भारत में कमी है। इतने सारे एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं हर साल, इतने सारे कॉलेजेस हैं भारत के अंदर, और फिर भी डॉक्टरों की कमी होना, और भी एक ऐसे प्रदेश में, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। ये कितनी गंभीर समस्या है सर, और ये समस्या है क्यों? अभी तक इसका निवारण क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि देश को आज़ाद हुए हुए 50 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन आज तक हम मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज से जूझ रहे हैं। सर, इसमें आपने बड़ा अच्छा सवाल किया हेल्थ के ऊपर। साहब, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो डॉक्टर्स की पढ़ाई है और डॉक्टर के ऊपर जो एक्सपेंसेस है वो बड़ा हैवी है। हर परिवार उसको वहन नहीं कर सकता। मेडिकल कॉलेज है, उनकी सीट लिमिटेड है जी। कितने बच्चे दाखिला लेंगे। इसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेज बने हुए जो मेडिकल के, अगर कोई एक बच्चा वहाँ पे दाखिला लेना चाहे तो 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक की डोनेशन है वहाँ पे जी। उसके बाद उसके खर्चे अलग है। तो एक आम बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहता है वो ज़िंदगी में कभी डॉक्टर ही नहीं बन सकता। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का, उसके अंदर हमें या तो ज़्यादा कॉलेज बनाने की ज़रूरत है, या सरकार को ज़्यादा बजट पास करने की ज़रूरत है, या ऐसे कई स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे जिससे हम ज़्यादा डॉक्टरों को सोसाइटी में डिप्लॉय कर पाएँ। सब सबसे बड़ी कहानी क्या है कि एक हमारा मेडिकल लाइन और एक एजुकेशन लाइन, इस प्रॉपर बिजनेस लाइन बन चुकी है। अच्छा। गवर्नमेंट की सीटें लिमिटेड है, मेडिकल कॉलेज लिमिटेड है, तो उसमें कितने कितने बच्चे दाखिला लेंगे। आज जितने प्राइवेट कॉलेज खुल रहे हैं, आप कभी इनकी जाके एडमिशन फीस देखिए, डोनेशन फीस देखिए। आम बच्चा तो डॉक्टर की पढ़ाई कर ही नहीं सकता। जो डॉक्टर बनकर आएगा और 5-10 करोड़ रुपये खर्च करेगा तो उसकी सबसे पहले इच्छा क्या होगी कि मैं अपना मेडिकल कॉलेज खोलूँ या मेडिकल हॉस्पिटल क्लिनिक। बनाऊँ।
क्लिनिक खोलना चाहते हैं आई थिंक। क्लिनिक, हॉस्पिटल, कुछ भी खोलना चाहे, मतलब जी जब तक हमारे देश के अंदर ये प्राइवेटाइजेशन खत्म नहीं होगा, प्राइवेट कॉलेज का इनका, तो बहुत ही मुश्किल है सर कि हमारे देश के अंदर हेल्थ सर्विस सस्ती हो जाए। गवर्नमेंट कितना काम करेगी, हमें भी कुछ सोचना चाहिए। सबसे बड़ी कहानी क्या होती है, जितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं इनको लाइसेंस मिल रहा है, लेकिन उतनी फैसिलिटीज इनके पास नहीं है। फिर इनको लाइसेंस कैसे मिल जाता है, ये सब जानते क्यों मिल जाता है, इसके बारे में मैं कोई जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर आपने किसी का जिक्र कर दिया तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मैंने जितने भी आपके प्रोग्राम में आया हूं, मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया। तो मतलब ये कहना कि लाइसेंस तो मिल गया है उनको, बट प्राइवेट वालों के पास इतनी ज़्यादा फीस देने के बावजूद भी उन कॉलेजों में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सर प्रॉपर क्या है, डॉक्टर नहीं है उनके पास जी। जैसे क्या होता है, आप किसी हॉस्पिटल का लाइसेंस लेते हैं, ये होना चाहिए कम से कम वहाँ पे इतने ऑपरेशन थिएटर होने चाहिए, ये उन्हें कुछ है ही नहीं वहाँ पे, लेकिन फिर भी उनको लाइसेंस मिल रहा है। वो कैसे मिल रहा है, सब जानते हैं कैसे लाइसेंस मिलता है। बट फिर भी अगर देखा जाए तो लोग आज की डेट में सरकारी अस्पतालों से ज़्यादा प्राइवेटों में इलाज करवाना पसंद करते हैं। लेकिन सर जो प्राइवेट में जो इलाज चल रहा है वो प्रॉपर इलाज नहीं है। हमारे सरकारी अस्पतालों में इलाज क्यों नहीं करवा रहे कि हर साल हमारी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार खरबों रुपए का फंड रिलीज कर रही है, या तो वो उन अस्पताल तक, सरकारी अस्पताल तक पहुंच नहीं पा रहा, अगर पहुंच रहा है तो आगे वो एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा। आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, गंदगी, बेड नहीं है। और हाँ, वहाँ पे आप एक खास चीज़ देखेंगे, सरकारी अस्पताल में जहाँ एक डॉक्टर की जरूरत है वहाँ पे 10 डॉक्टर है, लेकिन ट्रीटमेंट करने के लिए कोई नहीं है। इमरजेंसी में आप सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ, वहाँ पे इमरजेंसी वाले जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने चाहिए वही नहीं है, आईसीयू सीसी जो होने चाहिए वही नहीं है हॉस्पिटल के अंदर। पैसा पूरा खर्च हो रहा है, लेकिन वो जा कर रहा है पता नहीं। सरकारी अस्पताल जो है वहाँ डॉक्टर नहीं है, बेड नहीं है, तो ये हो क्या रहा है ये। आप किसी भी अस्पताल में चले जाओ, सरकारी अस्पतालों के पास इतनी जगह पड़ी है, हॉस्पिटल बने हुए, सब कुछ बने हुए हैं, लेकिन प्रॉपर ढंग से जो उनकी मशीनरी है वो वर्क नहीं कर रही जी। वर्क कहाँ कर रही है, मेरे हिसाब से जो मैंने 30 साल का जो है मेरा एक्सपीरियंस रहा इस चीज में, सरकारी हॉस्पिटल अगर 100 डॉक्टर है तो 80 डॉक्टर के अपने पर्सनल नर्सिंग होम चल रहे हैं जी, काम ही नहीं करना चाहते जी। अगर आज किसी को इमरजेंसी हो जाए और सरकारी हॉस्पिटल में अगर भर्ती हो जाए इमरजेंसी के अंदर, तो प्रॉपर डॉक्टर नहीं है जी वहाँ पे, जबकि इमरजेंसी डॉक्टर गवर्नमेंट ने भर्ती कर रखे हैं, लेकिन वो डॉक्टर ही नहीं है, कहाँ पर है कुछ पता ही नहीं। एक सर समझ नहीं आया आज तक कि ये जो हॉस्पिटल हैं हमारे, खासकर सरकारी हॉस्पिटल, इसमें लाइनें ख़त्म नहीं हो रही। मतलब आदमी ओपीडी में जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने देखा है कि 11 बजे की अगर ओपीडी है तो वो सुबह 5 बजे जाता है, 11 बजे की ओपीडी के लिए नहीं, 9 बजे टिकट काउंटर पे अपना नंबर लगाने के लिए सुबह 5 बजे जाता है वो। तो ये हॉस्पिटलों, खासकर सरकारी हॉस्पिटलों की लंबी लंबी लाइनें खत्म हो क्यों नहीं रही है? मतलब क्यों, ऐसा क्या चक्कर है? आजकल ऑनलाइन फैसिलिटीज आ गई, ऑनलाइन इतनी सारी अपॉइंटमेंट्स बन रही हैं। गवर्नमेंट भी कई ऐसे हैं, दिल्ली सरकार में मैंने देखा है कि उन्होंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कर रखी है, बट मेजॉरिटी जहाँ मैंने देखा है फिर भी लाइनें खत्म नहीं हो रही। इसमें कारण क्या है सबसे बड़ा? कहानी ये सर कि जो हमारे हिंदुस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही नहीं है। सपोज कीजिए जैसे आदमी, आपने बताया 5 बजे लाइन में लग रहा है, 9 बजे लाइन में लग रहा है, जो कुछ लग रहा है, अगर 100 मरीज दिखाने वाले हैं उसके ऊपर 200 मरीज वीआईपी है। अच्छा, जो सिफारिशी हो इधर उधर बिना पर्ची के चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, इसलिए ज़्यादा भीड़ है सर। तो मतलब मेन ये है कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट अगर देखें कि जो लोग, एक लोग हैं जो नॉर्मल प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं और एक लोग हैं जो उस प्रोसेस को फॉलो ना करते हुए अपने नेटवर्किंग के थ्रू डायरेक्टली अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। बिल्कुल सही। जबकि वो लोग प्राइवेट में भी जा सकते हैं, बट क्योंकि गवर्नमेंट में भी कुछ अच्छे डॉक्टर्स हैं हमारे, इस वजह से वो लोग वहाँ भी जाते हैं। सर इसमें क्या है कि हमारे हिंदुस्तान में जो सरकारी हॉस्पिटल जो डॉक्टर है बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है सर, एक डॉक्टर अपना माइंड कितना यूज़ करेगा पूरे दिन में, 100 मरीज को देखेगा, 500 को देखेगा, 200 देखेगा। लिमिटेशन होनी चाहिए कि एक डॉक्टर इतने मरीज देखे, उसके बाद कोई दूसरा डॉक्टर देखेगा, उसके बाद कोई तीसरा डॉक्टर देखेगा, कोई चौथा देखेगा। मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारे हिंदुस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी जबरदस्त कमी है जी। एक डॉक्टर के अगर जुम्मे कोई काम लगा दिया तो पूरी जिंदगी भर वही करता रहेगा और दूसरा डॉक्टर खाली बैठा है, ऐसा क्यों है? मतलब दूसरा आप ये कह रहे हैं कि जो भीड़ है उसमें सबसे पहले तो रिसोर्सेज जो कि हमारे डॉक्टर स्टाफ, और दूसरा जो प्रोसेस है
चाहे वो एक कॉमन मैन का हो, चाहे वो एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का हो, दैट शुड रिमेन सेम। आप सर देखिए, एक हॉस्पिटल के अंदर मॉर्निंग के अंदर अगर 25 ओपीडी चल रही है, उस 25 ओपीडी में 10 ओपीडी में भीड़ है, 15 ओपीडी खाली पड़ी है, ऐसा क्यों है? एडमिशन की कमी है। आज एक डॉक्टर को होना चाहिए ओपीडी में 50 मरीज को देखेगा, 100 को देखेगा बस। उसके बाद 101 नंबर आएगा, वो दूसरा डॉक्टर देखेगा, 300 नंबर आएगा तो तीसरा डॉक्टर देखेगा। इस तरह अगर कुछ हो जाए तो भीड़ खत्म हो जाए खुद ही। हमारे सरकारी हॉस्पिटल भीड़ बढ़ने की वजह इसी वजह है कि हम लोग ढंग से काम नहीं करना चाहते, केवल भीड़ बढ़ाना चाहते हैं ताकि आदमी परेशान हो जाए और सरकारी हॉस्पिटल से हटके प्राइवेट में चला जाए जी। आज अगर हमारे सरकारी हॉस्पिटल में जो सारी फैसिलिटीज है, गवर्नमेंट अर्बन को फंड दे रही है, तो पैसा जाता कहाँ है, खर्च कहाँ हो रहा है? तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक तरीके की साजिश भी हो सकती है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करो ताकि आदमी खुद ब खुद प्राइवेट की ओर जाए। बिल्कुल सही बात है जी, ये बिल्कुल हो रहा ही है। और प्राइवेट वालों की फीस इसीलिए ज़्यादा हाई है क्योंकि उनको पता है कि हमारे अलावा और कोई अच्छी फैसिलिटीज़ है ही नहीं। आप देखिए ना, सरकारी हॉस्पिटल में रोज अखबार में आता है 50 करोड़ की मशीन वहां पे आई, 100 करोड़ की मशीन वहां पे आई, 100 करोड़ वहां खर्च करे। वो मशीनें जा कहाँ रही है, वो यूटिलाइज क्यों नहीं हो रही? तो ये क्या चक्कर क्या है कि इतनी सारी काउंसिल्स बनी हुई हैं हमारे पास, चाहे वो आईएमए हो, चाहे अदर रेगुलेटरी बॉडीज़ हों। सबसे बड़ी सर कहानी क्या है कि जितने ये प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं, ये सब सरकारी जमीनों पे मोस्टली बने हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल ऑन गवर्नमेंट लैंड। गवर्नमेंट लैंड पे बने हुए हैं। और दूसरा क्या होता है, गवर्नमेंट कहती है आपको इतने % मरीज का फ्री में इलाज करना है, वो कुछ नहीं करना चाहते। आओ दूसरा, आप इनके ट्रस्टी देखिए कौन कौन बने हुए हैं सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल के, जिनके खिलाफ आप जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते। 2020 का डेटा है हमारे पास, लेटेस्ट डेटा, हो सकता है थोड़ा बहुत डिफर करे, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसका नाम भी चेंज हो गया, एनएमसी हो गया, पहले आईएमए था, उसने 2020 में ये अपनी रिपोर्ट में बोला था कि जो डॉक्टर हैं और जो पेशेंट उनसे इलाज करवाने जा रहे हैं, उनके बीच में एक कम्युनिकेशन गैप है। कहने का मतलब ये है कि जो डॉक्टर लोग हैं, मतलब जो पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, उनका रवैया अपने पेशेंट्स के प्रति इतना ठंडा क्यों है? क्या उनको ऐसा लगता है कि पेशेंट ज़्यादा सवाल जवाब कर रहा है तो उनकी आज कम अपॉइंटमेंट्स उनकी डिलीवर हो पाएंगी, या वो उनके सवालों जवाबों से बचना चाहते हैं, जिसको आईएमए खुद स्वीकार रहा है कि ये सबसे बड़ा कारण है पेशेंट के इलाज में। आपका सवाल बड़ा अच्छा है। इसमें यही कहना है कि एक तो डॉक्टर बनना बड़ा मुश्किल है, और डॉक्टर बनने के बाद नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल है। अगर कहीं नौकरी उसको मिल भी जाती है किसी डॉक्टर को, डॉक्टरी बहुत अच्छी कर रहा है वो, लेकिन ऊपर की जो मेजोरिटी है वो उसको बताती है तेरे को ऐसे चलना है बस। डॉक्टर अपने हिसाब से नहीं चलता कभी, ऊपर की जो मेजोरिटी है वो उसको चलाती है कि तेरे को चलना कैसे है। ये जो सरकारी हॉस्पिटलों की, जैसे आपने बात करी, अभी आपने कई चीज़ें बताई कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, बट फिर भी अगर देखें, ठीक है कि मतलब सरकारी हॉस्पिटलों में जैसा आपने बताया स्टाफ का, लेकिन फिर भी जितने भी लोग आ रहे हैं अभी सरकारी हॉस्पिटलों में, फिर भी शायद से ये देखा गया है कि उनका इलाज उतने अच्छे ढंग से नहीं हो रहा है, या ऑन द कॉन्ट्रारी ये कह सकते हैं कि सरकारी डॉक्टरों का जो व्यवहार है वो प्राइवेट डॉक्टरों के व्यवहार से कई ज़्यादा गंदा, और आई थिंक पेशेंट जो कि इलाज करवाने आया है उसके मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव डालता है। तो ये सरकारी हॉस्पिटलों में इतना ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब हर रूप से देखा जाए, चाहे वो रिसोर्सेज हो, डॉक्टर का बिहेवियर हो, या सरकारी ट्रीटमेंट या गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में जो प्रैक्टिस फॉलो हो रही है, वो गैप है क्यों? सरकार तो कई मिशंस लाई है, नेशनल हेल्थ मिशन आया, सरकार ने बजट भी पास किया, सरकार ने इतने रिप्रेजेंटेटिव्स भी बैठाए गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी है, इतनी मीटिंग्स होती हैं, तो मीटिंग्स का क्या आउटकम क्या है? सर उसमें क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया कि हर डॉक्टर काम करना चाहता है, लेकिन जो ऊपर का मैनेजमेंट है उसे काम ही करने देता। आपने जैसे डॉक्टर का बिहेव के बारे में बताया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सॉरी, वहाँ पे क्या है कि डॉक्टरों से काम अधिक लिया जा रहा है और सुविधा कम दी जा रही है। ऐसा क्यों है जी? मतलब सैलरी, जो सुविधा आज एक डॉक्टर को मिलनी चाहिए वो सुविधा उसको मिल ही नहीं रही। काम ज़्यादा बर्डन उसके ऊपर इतना डाल रखा है, पूछो मत। डॉक्टर बिल्कुल सही चल रहे हैं, लेकिन बर्डन इतना अधिक है, वो चल ही नहीं पाता जी। सुविधा बहुत कम है डॉक्टर को। तो जब ये रिपोर्ट में आया कि
ये रिपोर्ट में ये बोलते हैं कि अभी करेंटली एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर ओवर 1.2 बिलियन यानी 130 से 140 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर 50,000 से भी कम सरकारी अस्पताल मौजूद हैं। तो ये सरकारी अस्पताल सरकार और क्यों नहीं बढ़ा रही? जब उन्हें पता है कि कमी है तो और क्यों नहीं बढ़ा रही सरकार? सर सरकार की तो हमारी बहुत ज़्यादा योजना है, बहुत ज़्यादा काम करना चाहती हैं, लेकिन कुछ ऐसे तत्व है जो सरकार को आगे चलने नहीं देते। जैसे मतलब कौन ऐसे लोग हैं जो नहीं बढ़ने देने मैंने आपको बताया कि नाम तो किसी का डिस्क्लोज कर ही नहीं सकते। बट किस तरीके के लोग हैं आप बता सकते हैं ना? अगर आज सरकार के में हम ये करना चाहते हैं तो कुछ आदमी ऐसा के सामने खड़े होते हैं, कहते हैं अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मतलब मोस्टली हिंदुस्तान के अंदर हमेशा ये रहा है कि अगर कोई आदमी अच्छा काम करना चाहे तो अच्छा काम नहीं कर सकता। हमारे मोदी जी की हमेशा ये रही कि हर आदमी को स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए, आयुष्मान वगैरह काफ़ी वो स्कीम लेकर आए, लेकिन वो क्या है, स्कीम तो लेके आ गए, सब कुछ कर दिया, लेकिन आगे एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही। आपने सर जैसे आयुष्मान की बात करी, तो ये आयुष्मान भारत जो योजना लाए उससे असली में कुछ फ़ायदा हो रहा है लोगों को? सर फायदा तो ये होता है गवर्नमेंट, जब जैसे हमारे पीएम साहब हैं, बहुत काम कर रहे हैं, वो योजना तो लेके आ सकते हैं, किसी आदमी इलाज तो खुद नहीं कर सकते ना। मैंने आपको बताया है कि हर व्यक्ति को एक दिल में एक इच्छा होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है, अच्छा काम करना है, जब भी वो चीज़ एग्जीक्यूट पाएगी। एक प्रधानमंत्री साहब स्कीम लेकर आ गए, आगे कंप्लाई हो गई। आम आदमी तो प्रधानमंत्री तक पहुंच नहीं सकता शिकायत करने के लिए, वो किसकी शिकायत करेगा जी? नहीं बट सर अगर देखा जाए, अगर जैसे आपकी बात तो बहुत सही है कि जो आयुष्मान भारत है, जो डिजिटल हेल्थ मिशन के अंडर आया, इसमें सब कुछ डिजिटली ट्रैक हो रहा है। तो व्हाई नॉट इंडियन गवर्नमेंट कैन सी द फ्लॉज व्हेन एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट एंड हैपनिंग डिजिटली। सर सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं तो प्रधानमंत्री साहब से एक ही निवेदन करूंगा कि अगर वो कोई स्कीम लेके आते हैं तो उसके अंदर एक मैनेजिंग कमेटी बनाए जिसमें आम आदमी भी उसमें अंदर हो, क्योंकि हम उसमें उन ऑफिसर को लेते हैं जो शुरू से पहले से इंक्लूजन विच ईच अदर सबसे मिले हुए हैं। उन आदमियों को भी रखें जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैनेजिंग कमेटी के अंदर वही आदमी रहेंगे, वो कुछ करने नहीं देंगे कभी जी। अगर कोई इसमें आम आदमी को भी लेंगे हर कमेटी के अंदर, वो अपनी आवाज उठाएगा जी ये जो मैनेजिंग कमेटी के बाकी अफसर सही काम नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात है कि वहां तक आवाज पहुंच ही नहीं पाती भाऊ जी। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहा? क्योंकि सर सिलेक्शन में क्या होता है, जैसे कि एक कोई कमेटी बनाई, 25 आदमी कम से कमेटी में होने चाहिए, जिसमें रिटायर्ड ऑफिसर्स भी हो, रिटायर्ड ऑफिसर जो हर डिपार्टमेंट के होने चाहिए। हर डिपार्टमेंट कौन से? जैसे हॉस्पिटल के ना जी, जैसे डॉक्टर भी हो, एक आम आदमी भी हो, रिटायर्ड आर्मी से भी हो, आर्मी डिफेंस से भी हो, एयरफोर्स से भी हो, अदर पीपल भी हो, रिटायर्ड जज भी हो, वकील साहब भी हो, डॉक्टर भी हो, इंजीनियर भी हो। उससे क्या होगा कि जब हमारा आपस में मतभेद रहेगा, हमारे सबके विचार तो मिलेंगे नहीं। अब जैसे प्रधानमंत्री साहब के साथ जो सिक्योरिटी चलती है, एसपीजी चलती है, उसमें एक फोर्स तो होती नहीं है, आर्मी भी चल रही है, बीएसएफ भी चल रही है, इंडियन फोर्स का भी आदमी चल रहा है, सारे चल रहे हैं। वो क्यों चलते हैं? अगर एक ही डिपार्टमेंट के आदमियों के सबका दिमाग एक जैसा काम करेगा, हम काम ही नहीं कर पाएंगे। मतलब अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही बढ़ सकती है अगर उससे जवाबदेही, जब हमारी जवाबदेही बढ़ेगी हर चीज के अंदर तो हम अच्छा काम करेंगे। अगर हम एक ही ग्रुप एक ही आदमी को, तो काम ही नहीं होगा बिल्कुल भी। इसमें एक और भी बड़ी प्रॉब्लम है। जब कोई मरीज किसी डॉक्टर के पास इलाज करवाने जाता है तो ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है कि अगर मान लीजिए कि वो उसके इलाज से सहमत नहीं है और वो उस डॉक्टर की कंप्लेंट करना चाहे, कितनी भी हिम्मत जुटा के या किसी को भी कंप्लेंट करे, तो आईएमए ने ये बोला था कुछ समय पहले कि आउट ऑफ ऑल दी कंप्लेंट्स, अगर उनके पास 100 कंप्लेंट्स ऐसी आ रही हैं डॉक्टरों के खिलाफ बाय जितने भी पेशेंट्स हैं, मरीज हैं, उसमें से केवल 2% कंप्लेंट, यानी कि 100 में से केवल 2 ऐसी कंप्लेंट होती हैं जिसके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन होता है। तो एक चीज़ और ये देखी गई है कि आज की डेट में किसी अदर डिपार्टमेंट के ऊपर कंप्लेंट करना आसान है, लेकिन जब डॉक्टर की कंप्लेंट करते हैं तो सरकार मेजरली हर कंप्लेंट के लिए मेडिकल एसोसिएशन के पास ही जाती है और उनसे ही बोलती है एक्शन के लिए। तो डॉक्टरों के लिए कंप्लेंट लेना इतना मुश्किल क्यों है इंडियन सोसाइटी के अंदर? सर मुश्किल कुछ नहीं है, असल में क्या है, जब इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट होती है और उसमें एक्शन जो होता है, उसमें जो ऑफिसर उसको डिसाइड करने वाले डॉक्टर लोग हैं वो सही नहीं है। इस साल का मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है कि एक आम आदमी ने कैसे ना कैसे करके कंप्लेंट करी डॉक्टर के खिलाफ, वो आगे चली गई,
वो जिस डॉक्टर के पास जा रही है वो सरकारी डॉक्टर है, वो उसके खिलाफ चलेगा नहीं, क्योंकि दैट द अपोजिट पार्टी इन कोलिजन विद द अवर डॉक्टर। मतलब बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रिलेशंस, तो Yes. वो लोग जो मेन उनका पर्पस है, उनका जो गोल है, वो एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं हो रही बेसिकली। मैंने अभी क्या था, मैं किसी एक हॉस्पिटल का नाम नहीं बताऊंगा, मैंने उसके खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश करी, एक्शन कुछ नहीं हुआ। पता चला जो डॉक्टर था जिसको एक्शन लेना था, उसके घर के बाहर मैंने 1 करोड़ की गाड़ी खड़ी देखी जी। इसका मतलब क्या है? जिस डॉक्टर की तनख्वाह 1 लाख 1.5 लाख रुपए, उसके घर के बाहर 1 करोड़ की गाड़ी कैसे खड़ी है? मतलब कहीं ना कहीं साइड बिजनेस वो चला रहे हैं अपना। साइड बिजनेस जी, समझे नहीं? आपने किसी डॉक्टर कंप्लेंट कर दी, ऊपर चली गई, तो कहीं ना कहीं तो इंक्लूजन हर जगह चली रहा है जी, कि उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेगा। मैंने आपको बताया हिंदुस्तान के अंदर आप किसी अगर ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लेना चाहो, हायर अथॉरिटीज को लिखोगे, कोई एक्शन नहीं होना। तो क्या सर कोई, जैसे आप तो खुद प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, तो क्या कभी ऐसा कोई केस आया है जिसमें किसी ने आपसे किसी डॉक्टर के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, एक्शन करने के लिए बोला हो, पर्सनल, नॉट पर्सनली, बट वो कोई थर्ड पार्टी लेकर आई हो, एंड देन यू ट्राई टेकिंग एन एक्शन, या फिर आप नहीं ले पाए, या उसका प्रोसीजर रहा हो कोई? मैंने आपको भी बताया, मुझे 30 साल का एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का जी। कोई एक्शन नहीं होना। रोज टीवी के अंदर दिखाते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करने को कोई तैयार नहीं है। मैंने आपको बताया ना, जैसे कि आपने एक ऑफिसर के खिलाफ कंप्लेंट कर दी, डॉक्टर के खिलाफ कर दी, चलो कोई जो भी, जैसे क्या होता है हॉस्पिटल के अंदर डायरेक्टर वगैरह कंप्लेंट कर दी, प्रॉपर वो नहीं है, आपने ऊपर भेज दी, ऊपर से होती हुई वो कंप्लेंट उसी डॉक्टर के पास पहुंच जाएगी जिसके खिलाफ आपने लिखा है, तो वो डॉक्टर अपने खिलाफ क्यों लिखेगा? डॉक्टर, मरीज, इस पे आपने सर काफ़ी बातें बताई, और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं गलती डॉक्टरों की भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द प्रोसेस, स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क। लेकिन इससे भी ज़्यादा और प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो एक कॉमन मैन है, जब वो दवाइयाँ ले रहा है, पहले तो कुछ दवाइयाँ इतनी महंगी हैं जिसकी अफोर्डेबिलिटी बड़ी मुश्किल है। इसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने जनरल मेडिसिन का भी एक सिस्टम लाया कि जिसमें वो कॉमन जेनरिक मेडिसिन जिसे बोलते हैं, वो लोग सस्ते में सेम दवाइयों को गवर्नमेंट मुहैया भी करवाती है। लेकिन फिर भी जो मेडिसिन अवेलेबल हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस, वो मेडिसिन सबस्टैंडर्ड हैं। कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो अपने एक्चुअल रेट से कहीं ज़्यादा बिक रही हैं, प्रॉपर भी नहीं है, उनके साइड इफेक्ट्स भी कहीं ज़्यादा हैं। तो ये जो करप्शन है जो फार्मा इंडस्ट्री में चल रहा है, या जो राइट मेडिसिन या सही मेडिसिन मुहैया करवाने का है, वो आखिरकार चल कैसे रहा है और उसे ख़त्म कैसे कर सकते हैं सर हम लोग? अगर किसी मेडिकल फैक्ट्री से दवाई 1 रुपए की चल रही है तो बाहर 50 रुपए की है। आज से 25 साल पहले मुझे ध्यान आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट दी थी, एक जस्टिस साहब थे, उन्होंने कहा था कि जो जेनरिक मेडिसिन है केवल 25 होनी चाहिए। मैन कितनी होनी चाहिए? 25। लेकिन आज वो 25 की जगह 50,000 है जी। इस पे भी सर एक स्टैट्स आया था कि जो सबसे गरीब संख्या है भारत की, सबसे गरीब संख्या जो है भारत की, उसके ऊपर एक ये भी स्टैट्स आया था कि जो अफोर्डेबल मेडिसिन का कॉन्सेप्ट है, कि अगर मान लीजिए सरकार ने 50 मेडिसिन को अफोर्डेबल घोषित किया है अगर, तो उसके दायरे से भी अगर देखा जाए तो जो सर्कुलेशन में केवल जो गरीब आदमी है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे, जो सबसे ज़्यादा गरीब आदमी है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन सबसे ज़्यादा गरीब आदमी है, अफोर्डेबल मेडिसिन का उसके पास केवल 10% ही एक्सेस है। तो ये अब क्यों हो रहा है? क्योंकि जब जेनरिक मेडिसिन का कॉन्सेप्ट भी आ गया है और वो आया भी पुअर लोगों के लिए ही है, तो तब भी जो बेसिक मेडिसिन हैं वो अवेलेबल क्यों नहीं है? सर मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट तो सब कुछ दे रही है, लेकिन आगे मिले जब की बात है जी, बीच में हमारे कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो पब्लिक तक दवाई तक पहुंचने तक नहीं देते। ठीक है सर, फार्मा में इतने फ्लॉज अगर हैं, तो अब इसमें क्या एक नॉर्मल मैन, जैसे अगर मैं, मेरे जैसा अगर कॉमन मैन अगर जाता है और वो ये देखना चाहता है कि जो दवाइयाँ मिल रही हैं कोई नकली दवाई तो नहीं है, जो सबसे बड़ा खतरा है। दवाई तो है लेकिन नकली दवाई भी हो सकती है जिसका असर आने में भी टाइम लगता है। तो क्या हमें कोई तरीके हैं जो चेक कर सकते हैं, या फिर अगर हमें पता लग जाए कि ये नकली है तो हम कैसे गवर्नमेंट तक अपनी आवाज़ को पहुंचा सकते हैं, या आप इसमें कुछ काम कर रहे हैं पहले से कि लोग आपसे जुड़ सकते हैं? हमारे हिंदुस्तान में जो मेडिकल की दुकान पर दवाइयाँ बिक रही हैं वो 50% नकली दवाई बिक रही हैं। आप किसी मेडिकल स्टोर पर चले जाइए, आप उनसे कहिए कि मेडिकल स्टोर में ये लाइसेंस किसके नाम है, आपको पता चलेगा मेडिकल स्टोर पे जो काम कर रहे हैं वो सब 5वीं 6ठी क्लास पास है।
जो लाइसेंस जिसके नाम से है, उसने लाइसेंस 10 जगह बांट रखा है 10,000 रुपये के अंदर। तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब लाइसेंस जो प्रैक्टिशनर्स हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, खासकर केमिस्ट, हाँ, वो लोग नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं। आप किसी भी मेडिकल स्टोर में छापा मार लो, जिसके नाम का लाइसेंस है, आपको दुकान में मिलेगा नहीं। अगर आपने पूछ लिया कि वो कहाँ पर है, तो छूटते कहेंगे जी वो शादी में चला गया, या किसी की डेथ हुई वहाँ चला गया। मेन जो दुकान पर होना चाहिए वो आदमी है ही नहीं, क्योंकि उसने अपना लाइसेंस 10 जगह डिवाइड कर रखा है जी। ये क्यों कर रखा है कि जो हमारे हिंदुस्तान का ड्रग्स डिपार्टमेंट है उनके साथ मिला हुआ है। किनसे मिला हुआ है? केमिस्ट शॉप से जी, हर महीने के पैसे लेना जी। अब फाइनली हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कैसे जितने भी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, इस पूरे प्रोसेस को, जो मेडिकल इंडस्ट्री में जो भी चैलेंजेस हैं, सरकार की मदद से, आप जैसे लीगल प्रोफेशनल्स जो लोगों की मदद करते हैं राइट डायरेक्शन के लिए, तो इस पूरे जो चैलेंजेस है मेडिकल इंडस्ट्री में, उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं सर? आप थोड़ा सा उसके बारे में सर, बताइए। इसमें मैंने बताया कि एजुकेशन और जो मेडिकल लाइन एक ऐसी बन चुकी है, इतना बड़ा सिंडिकेट है कि उसके खिलाफ चलना ही बड़ा मुश्किल है जी। क्योंकि आप उनकी टीम अगर देखोगे ऊपर, उस टीम के अंदर वो गवर्नमेंट की हायर अथॉरिटीज, बड़े पॉलिटिकल आदमी उसमें इंक्लूड है। अगर वो सब इंक्लूड है तो आप किसके खिलाफ लिखोगे, बताइए मुझे, वो किसको लिखोगे? तो मेजरली यही आउटकम है कि जो भी चैलेंजेस हो रहे हैं उसको लेके आई थिंक गवर्नमेंट कोई कमेटी बिठा सकती है, या फिर गवर्नमेंट थोड़ी और ज़्यादा विजिलेंट हो सकती है, अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकती है, और एक जो अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है उसे इम्प्रूव कर सकती है शायद से, ताकि ये चैलेंजेस धीरे 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 करके जो इतने टाइम से प्रिवेलेंट है वो कम हो सकें। मतलब चैलेंजेस ज़्यादा हैं, सॉल्यूशंस के लिए अभी देयर इज़ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। आखिरी में सर हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने उन छोटी छोटी चीज़ों को सामने लाए जो कहीं ना कहीं हिडन थे। लोगों को ये पता चला कि कहीं ना कहीं आपकी इन बातों से उनको ये अवेयरनेस ज़रूर मिली होगी कि वो जब भी अपना ट्रीटमेंट करवाने जाएं तो क्या क्या स्मॉल स्टेप्स ले सकते हैं जहाँ तक भी पॉसिबल हो, और कैसे गवर्नमेंट भी और ज़्यादा विजिलेंट हो सकती है ताकि जो हमारा देश का जो पिलर है एजुकेशन हेल्थ केयर वो और मजबूत हो सके। क्योंकि जितना स्वस्थ रहेगा युवा उतना ही मजबूत होगा। सर आपका धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें चाहते हैं कि आम आदमी की आवाज़ पे आकर हर आम आदमी जागरूक हो, सशक्त हो और देश को आगे बढ़ाए। थैंक यू सर। धन्यवाद।